हेलो दोस्तों, आई होप आप लोग एचपीएस प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस एग्जाम की भी तैयारी कर रहे होंगे और उसी में आपकी मदद करने के लिए हम मेंस आंसर राइटिंग सीरीज लेकर आए हैं, जहां पर इस सेशन में हम जीएस 3 के 3 क्वेश्चंस जो कि 4 मार्कर 8 मार्क्स और 20 मार्क्स के होंगे, जो कि हमारा एचपीएस एग्जाम का पैटर्न होता है, उस तरह के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उन क्वेश्चंस को आप किस तरीके से आंसर कर सकते हो उसको भी डिस्कस करेंगे। आई होप सुबह जो क्वेश्चंस टेलीग्राम ग्रुप पे भेजे गए थे उनको आपने आंसर किया है और इस सेशन को देखते हुए आप अपने आंसर्स को वेरीफाई कर रहे होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, 4 मार्क्स का है। यहाँ ये क्वेश्चन पूछा गया है, टॉपिक जो कि इंपॉर्टेंट मिशंस एंड प्रोग्राम्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस इन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो। तो इस टॉपिक में से पूछा गया है, ये टॉपिक है जीएस 3 का यूनिट 2 सब यूनिट 1 का टॉपिक है। राइट गाइस, यहाँ पर 2017 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम आंसर कर रहे हैं, इसके थ्रू समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस टॉपिक में से जो क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे होते हैं। यहाँ पर देखिए, व्हाट इज द रोल ऑफ इसरो, सीधा ये क्वेश्चन पूछा गया था 2017 के एचपीएस जीएस 3 पेपर जो मेंस एग्जाम का है उसमें। तो यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के क्वेश्चन की जब हम बात करें, इसे हम अगर आंसर करने की कोशिश करते हैं तो हमें सबसे पहले देखना होता है कि डायरेक्टिव वर्ड यहाँ पर क्या दिया हुआ है। व्हाट यानी कि सीधा सीधा आपको एक्सप्लेन करना है। क्या एक्सप्लेन करना है कि इसरो का रोल क्या है। ठीक है, तो इसरो के बारे में एक लाइन हम लिखेंगे, इट इज द नेशनल स्पेस एजेंसी। तो ये 3 वर्ड्स इसरो को डिफाइन कर रहे हैं और ये हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बेंगलुरु में। तो वो हमने बता दिया कि हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है। इससे ज्यादा हमें लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया कि रोल क्या है, तो हम सीधा रोल पर आ जाएंगे कि इसरो का मेन रोल क्या है। इसरो बस एक स्टेटमेंट दिया गया है कि व्हाट इज द रोल ऑफ इसरो, तो उस पर आएंगे। रोल की जब हम बात करें तो सबसे पहली चीज ये है ऑब्वियसली कि स्पेस टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना, उसको डेवलप करना, ये सारे काम इसरो के हैं क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट स्पेस एजेंसी है इंडिया की। तो प्रमोशन ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, जहां पर इसरो बीइंग द नेशनल स्पेस एजेंसी ये जो है प्रमोट कर रहा है स्पेस टेक्नोलॉजी को। और इसरो की अगर हम बात करें, इट ऑपरेट्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, जो कि डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के देखरेख के तहत होता है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंडर ये जो डिपार्टमेंट है वो काम करता है और इसरो जो है उसके अंडर काम कर रहा है। राइट गाइस, तो इस वजह से इसरो का सबसे जरूरी काम है तो डेवलप एंड प्रमोट स्पेस टेक्नोलॉजी, ये रोल है। इसके साथ में प्रोविजन ऑफ स्पेस बेस्ड सर्विसेज, तो स्पेस बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड करना भी इसरो का काम है। सिर्फ टेक्नोलॉजी डेवलप करने से नहीं होगा, उसका एप्लीकेशन भी होना चाहिए और वो एप्लीकेशन मेनली जो कॉमन पीपल हैं, साथ में कमर्शियल यानी कि वेलफेयर के लिए और कमर्शियल एप्लीकेशंस भी होने चाहिए। तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए इसरो का रोल ये होता है कि स्पेस बेस्ड सर्विसेज वेलफेयर के लिए प्रोवाइड किया जाए, साथ ही कमर्शियली भी प्रोवाइड किया जाए। तो ये चीजें हम यहाँ पर लिखेंगे। इसके साथ कोऑपरेशन विद द प्राइवेट सेक्टर, ये नहीं कि ओनली जो गवर्नमेंट है, क्योंकि हम जानते हैं कि स्पेस जो इंडस्ट्री है और स्पेस जो डिपार्टमेंट है ये इस पर गवर्नमेंट की कंप्लीट मोनोपोली अभी तक रही है, यानी कि गवर्नमेंट एजेंसीज ही इस सेक्टर में काम कर सकते हैं। ये चीज चल रहा था। अभी रिसेंटली हम ये देख रहे हैं कि प्राइवेट एजेंसीज के साथ में इस पर्टिकुलर फील्ड में काम करना शुरू किया गया है इंडिया में। और इस वजह से इसरो का सबसे इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं रोल बनता है कि प्राइवेट एजेंसीज के साथ में हम किस तरीके से, प्राइवेट सेक्टर के साथ में किस तरीके से स्पेस बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए कैसे एंगेज कर रहे हैं। इसके लिए इसरो के अगर हम देखें तो अंतरिक्ष हो गया, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इन स्पेस हो गया, इन सभी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस का एस्टेब्लिशमेंट किया गया है। साथ में कोलैबोरेशन किया जा रहा है इंडियन स्पेस एसोसिएशन के तहत, जहां पर गवर्नमेंट और एकेडमिया यानी कि जो पीपल एक्चुअली स्पेस रिसर्च में हैं उनको साथ में प्राइवेट सेक्टर को इंक्लूड किया जा रहा है, ताकि इन सबके कोलैबोरेशन के साथ में बहुत ही बढ़िया जो प्राइवेट सेक्टर की एफिशिएंसी है, गवर्नमेंट के रिसोर्सेस हैं, उनको पूरी तरीके से लगाया जाए इस इंडस्ट्री में। तो वो चीज की जा रही है विद दिस ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग एंड एजुकेशन, जहां पर इसरो का सिर्फ ये रोल नहीं है कि स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलप किया और उसका यूसेज हुआ। ठीक है, नॉट जस्ट दैट, ये इंस्पायर भी करना चाहिए इसरो को कि आगे जो ह्यूमन रिसोर्स इसरो और स्पेस सेगमेंट में आएगा
वो बहुत ही बढ़िया और इंस्पायर्ड ह्यूमन रिसोर्स होगा। इसके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग जो पीपल ऑलरेडी हैं, साथ में एजुकेट करना जो स्टूडेंट्स, जो बच्चे हैं और जो स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, रिसर्चर्स हैं, उन सभी को इंस्पायर करना कि हाँ, स्पेस जो सेगमेंट है उसमें हमें अपना योगदान देना चाहिए। तो उसके लिए इसरो जो है वो युविका संवाद इस तरह के इनिशिएटिव्स लेकर आ रहा है, जहां पर बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, रिसर्चर्स के साथ इसरो इंटरैक्ट करता है ताकि उन्हें इंस्पायर कर सके। दूसरी हम कह सकते हैं कि अगली जो है वो इंटरनेशनल कोऑपरेशन। सिर्फ इंडिया में चीजें करना नहीं, हम पूरी तरीके से हमारे आज के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में आइसोलेट नहीं हो सकते, और इसरो पूरे दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट स्पेस एजेंसीज माना जाता है। ये हमने प्रूव किया है अपने आप को मंगलयान जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशंस के साथ। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि इंटरनेशनली कोलैबोरेट करने का जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है इसरो का, वो निभाया जा रहा है इसरो के द्वारा। फॉरेन सैटेलाइट्स को पीएसएलवी के थ्रू, इसका एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर दे रहे हैं सब्सटैंशिएट करने के लिए, कि पीएसएलवी के थ्रू जो फॉरेन सैटेलाइट्स हैं उन्हें लॉन्च किया जाता है, और इस वजह से इंटरनेशनल कोऑपरेशन में ये इसरो का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। जॉइंट मिशंस किए जाते हैं, मीट्स जो है वो होते हैं, इसके थ्रू इसरो इंटरनेशनल कोऑपरेशन को प्रमोट कर रहा है। एक एक एग्जांपल दे दीजिए, और बहुत ज्यादा भावना में हमें नहीं बहना है, 4 मार्क्स का है, तो यहाँ पर अगर हम टाइम वेस्ट करेंगे तो बाकी क्वेश्चन हमारे सही नहीं होंगे। तो इस वजह से 4 मार्क्स के लिए आप रोल बताएं, एक एग्जाम्पल दे दे, बस, इससे ज्यादा हमें नहीं करना है, और वो भी बहुत ही शॉर्ट जो है वर्ड्स में हमें लिखना है। यहाँ एंडिंग में आप जो है बहुत ही क्रिस्प सा एक कंक्लूजन दे सकते हो, बट कंपलसरी नहीं है, ठीक है। अगर आप कंक्लूजन नहीं भी लिख रहे हो 4 मार्क्स में, आपको बढ़िया मार्क्स मिल जाएंगे। ये 5 मैंने बताया, इनमें से कोई 4 आप लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर 10 इसरो प्लेस है वाइटल रोल इन प्रमोटिंग स्पेस टेक्नोलॉजी इन प्रमोटिंग इट्स यूज फॉर द कॉमन मैन। तो हमने लिंक कर दिया कॉमन मैन के साथ, आप कुछ और भी यहाँ पर जो है लिंक कर सकते थे, इस तरीके से इसे कंक्लूड कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, एप्लीकेशन ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी नेचुरल रिसोर्स डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन। ये टॉपिक का यूनिट 2 सब यूनिट 1 का, जिसमें से डिस्कस द एप्लीकेशंस ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इन स्पेशियल प्लानिंग ऑफ पीएम गति शक्ति इनिशिएटिव। ठीक है, हम ये ट्रेंड जानते हैं, हमने पिछले सेशन में भी डिस्कस किया था कि जो इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स है गवर्नमेंट की, जो सबसे जरूरी स्कीम्स हैं, उनमें अगर स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है तो वो एग्जाम में आना है, राइट। तो पीएम गति शक्ति के बारे में जब आपने पढ़ा होगा, आपने देखा होगा कि उसमें एक पार्ट था स्पेस टेक्नोलॉजी का। तो इस तरीके का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है, जो कि एक्सपेक्टेड है, ये क्वेश्चन शायद आ भी जाए पेपर में, तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है तो आप कैसे आंसर करोगे इसको, वो चीज हम यहाँ पर देखेंगे। तो स्पेस टेक्नोलॉजी में स्पेशियल प्लानिंग जो पीएम गति शक्ति इनिशिएटिव का पार्ट है, वो किया जा रहा है स्पेस टेक्नोलॉजी के यूसेज के साथ। और अगर आप पूरा स्कीम का राइटअप भी देखोगे, इनिशिएटिव का राइटअप, और उसका जो है पीआईबी पे जो चीजें दी हुई है वहां पर देखोगे, तो काफी इंपॉर्टेंट मेंशन है स्पेस टेक्नोलॉजी का। इस वजह से ये प्रोबेबल क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। पूछा गया है एप्लीकेशंस ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। तो पहला पार्ट है पीएम गति शक्ति एक्चुअली है क्या, इसमें स्पेशल प्लानिंग क्या हो रही है, ये हमें बताना है। सबसे पहली चीज वो है। उसके बाद हमें बताना है कि स्पेस टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस, इस चीज को किस तरीके से हम अकम्प्लिश कर सकते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो 2 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को मिनी क्वेश्चंस में डिवाइड कर लिया, माइक्रो क्वेश्चंस हमारे निकल आए यहाँ से। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, जब भी आप एग्जाम में भी लिखो तो देखना कि आप इस तरीके से नंबरिंग कर दो, ताकि आपको पता हो कि पहले मुझे क्या लिखना है, दूसरे पार्ट में मुझे क्या लिखना है, और आपकी स्ट्रक्चरिंग वहीं पे हो जाए। तो यहाँ हमने स्ट्रक्चर किया, और पहले हम कह रहे हैं कि पीएम गति शक्ति इनिशिएटिव के बारे में लिखेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली पूरा जो क्वेश्चन है उसका मेन थीम है पीएम गति शक्ति इनिशिएटिव, स्पेस टेक्नोलॉजी नहीं है। स्पेस टेक्नोलॉजी डिस्क्राइब करने मत बैठ जाइएगा, पीएम गति शक्ति इनिशिएटिव के बारे में आपको लिखना है। यहाँ पर हमने देखा पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान इसे कहा जा रहा है। इट वाज लॉन्च्ड ऑन 13 अक्टूबर। अगर आपको डेट याद नहीं है तो रिसेंटली आप लिख सकते हो,
और यहाँ पर किया क्या जा रहा है, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा रहा है। इस टर्म को समझना जरूरी है। मल्टी मॉडल यानी कि अलग अलग मोड्स में, रोड के थ्रू, रेलवेज के थ्रू, वाटरवेज हो गया, एयर हो गया, इन सभी से रिलेटेड जो ट्रांसपोर्टेशन है और ये इसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है उसको डेवलप किया जा रहा है। और यहाँ पर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की बात की जा रही है और उससे रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा रहा है। तो ये चीज हमने बता दी। इसके साथ हम ये बता रहे हैं कि इट इज गोइंग टू प्ले ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कैसे? 7 इंजन है इसमें, जहां रेलवे, रोड्स, पोर्ट्स, वाटरवेज, एयरपोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया जा रहा है। तो ये सारी चीजें तो हमने देख ली। लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर ये है जहां पर आपके गुड्स जो है वो कार्गो है, थ्रू द वाटरवेज हो गया, थ्रू रोड्स हो गया, थ्रू ट्रेन हो गया, जो फ्री ट्रेन जाते हैं जिसमें आपका कार्गो और सामान जाता है, इंसान नहीं सामान जाते हैं, तो उन्हें हम लॉजिस्टिक्स कहते हैं। तो लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किया जा रहा है। इसमें इन सभी को जो है आर सपोर्टेड बाय कॉम्प्लीमेंट्री रोल्स ऑफ एनर्जी ट्रांसमिशन, आईटी कम्युनिकेशन, बल्क वाटर एंड सीवरेज एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सिर्फ अगर हम रेलवेज की बात करें तो सिर्फ ट्रेन को डेवलप करके या फिर ट्रैक डेवलप करके क्या काम हो जाएगा, स्टेशन भी डेवलप करने, स्टेशन में सही तरह के फैसिलिटीज मिल रहे हैं या नहीं ये हमें देखना है। इसी तरीके से एयरपोर्ट्स को भी हमें डेवलप करना है। सिर्फ एयरप्लेन को डेवलप करके या फिर उससे रिलेटेड जो सारा प्रोसेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको डेवलप करके काम नहीं बनेगा। तो एयरपोर्ट्स में क्या क्या और भी चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री चीज है एनर्जी ट्रांसमिशन। तो एनर्जी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया जाना होना चाहिए। आईटी कम्युनिकेशन है, बल्क वाटर एंड सीवरेज वहां पर सही से मिल रहा है या नहीं, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी वहां पर लाने की जरूरत है। फॉर एग्जांपल हम लेकर आए कुछ जैसे कि मेडिकल एड तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वो हम कह सकते हैं कि हॉस्पिटल हो गया, छोटी सी क्लिनिक हो गए, उनका होना जरूरी है, वो सब आ जाएगा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो ये सभी को डेवलप करना इन 7 इंजन के बेसिस पर, ये पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान का इम्पोर्टेंट जो है एम है। इसमें encompasses the 7 engines for economic transformation, seamless multimodal connectivity, logistic efficiency। यहाँ पर स्पेस टेक्नोलॉजी का यूसेज किया जा रहा है फॉर स्पेशियल प्लानिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ नेशनल मास्टर प्लान। ठीक है, तो स्पेशियल प्लानिंग का मतलब है, इस वर्ड को समझिए, स्पेशियल का क्या मतलब है। स्पेशियल का मतलब है कि यहाँ पर हम लोकेशन बेस्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि ये एयरपोर्ट यहाँ पर बना है तो इस लोकेशन पे बना है, और वो लोकेशन बेस्ड इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते हैं थ्रू सैटेलाइट इमेजिंग। ठीक है, आज के जमाने में हम सैटेलाइट इमेजिंग का इस्तेमाल करते हैं। जैसे सैटेलाइट इमेजिंग की बात आती है, क्या यूज करना है वहां पर हमें, स्पेस टेक्नोलॉजी, राइट गाइस। तो ये जो है स्पेशियल प्लानिंग की हम बात कर रहे हैं, जहां पर लोकेशन बेस्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है, ये रिक्वायरमेंट है। अब इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल स्पेस टेक्नोलॉजी कैसे कर रहा है वो हम देखेंगे। यहाँ पर हम बताएंगे कि स्पेस टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस क्या है। इसमें थोड़ा सा आपको जो है बाइफरकेट करना होगा चीजों को, और सॉरी आपको जो है चीजों को थोड़ा डिवाइड करके डायमेंशंस में बताना होगा कि अलग अलग तरीके से स्पेस टेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। तो डायमेंशंस हम बताते हैं। सबसे पहला हमने बताया कि डेवलपिंग डिजिटल मास्टर प्लानिंग टूल। ठीक है, तो मास्टर प्लान हम बना रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है मल्टी मॉडल तरीके से। मल्टी मॉडल में हमने कहा कि जहां पर रेल हो गया, रोडवेज हो गया, ये सब कनेक्टेड है, और ये सारी चीजों को, जैसे कि अगर कोई स्टेशन पे आपको पहुंचना है तो रोड का यूज करना है, फिर वहां से आप ट्रेन से जाओगे, फिर लेट से आपको किसी और जगह पर जाकर वहां पर एरोप्लेन में बैठना है, एयरप्लेन में बैठना है, तो आप एयरपोर्ट जाओगे, राइट। तो ये सारी चीजें कनेक्टेड है और ये मल्टी मोड हो गया। इस तरह के मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर को हम डेवलप कर रहे हैं। बट इसका एक और बहुत ही, इस इनिशिएटिव का एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो हम कह सकते हैं कि एक फीचर है, वो ये है कि मल्टीपल इसमें एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, मल्टीपल इसमें मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो मल्टीपल मिनिस्ट्रीज इसमें इन्वॉल्व हैं, और ये सारे मिनिस्ट्रीज एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करें, इस चीज के लिए हम डेवलप कर रहे हैं एक मास्टर प्लान। पर ये मास्टर प्लान होगा डिजिटल, ताकि
इजीली। डिजिटल होने का मतलब क्या है, आराम से आप जो है डिजिटल रिसोर्सेज का यूज कर सके। जैसे कि सैटेलाइट इमेजिंग अगर आ गई तो आराम से आपको लोकेशन का पता चल जाएगा, लोकेशन पे पहुंचना है और वहां पर कैसा वर्क चल रहा है, सारी चीजें उसमें आपने डाल दी। इसके साथ में डिजिटल होने का एक और फायदा है कि सारे जो हमारे एजेंसीज हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, वो सारे कोऑपरेट कर सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं एक ही प्लेटफॉर्म पर। तो ये चीज की जा रही है बाय डेवलपिंग दिस डिजिटल मास्टर प्लानिंग टूल। अब हमने समझ लिया कि ये मास्टर प्लानिंग टूल तो डेवलप किया जा रहा है, पर ये कैसे किया जाएगा? ये किया जाएगा बाय दिस एजेंसी जिसे भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, जो कि ऑब्वियसली इसरो के अंडर काम कर रहा है, इसके थ्रू। और इसमें हम क्या प्रोवाइड करेंगे? जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, और इसमें हम प्रोवाइड करेंगे अलग अलग जो मिनिस्ट्रीज हैं उनका कोऑपरेट करने के लिए, कोलैबोरेट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो वो चीज की जा रही है। सबसे पहला हमने ये बता दिया। दूसरा, मैपिंग एंड होस्टिंग। तो ये जो डेटा मिल रहा है, मैपिंग कर रहे हैं हम, सैटेलाइट इमेजरी मिल रही है अलग अलग जगह से रिलेटेड, वो हमें एक प्लेटफॉर्म पर रखना होगा ताकि सारे मिनिस्ट्रीज वहां पर आकर डिसाइड कर सके कि कैसे हमें एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके इस प्लान को आगे ले जाना और इस प्रोजेक्ट को फुलफिल करना है। वो हम कर रहे हैं थ्रू BISAGN, जो हमने यहाँ पर देखा इस इंस्टीट्यूट के द्वारा। और इसके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है जिसे मेघराज कहा जा रहा है। तो इस मेघराज पर आपको ये सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा और इस इंफॉर्मेशन को ये सारे मिनिस्ट्रीज यूज कर सकते हैं, और अगर रिक्वायर्ड है तो जनता, पब्लिक को भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो ये मैपिंग एंड होस्टिंग में भी हमने देखा कि स्पेस टेक्नोलॉजी का इस तरीके से यूज हो रहा है, जहां पर ये जो एजेंसी है वो इन्वॉल्व है इस प्लेटफॉर्म को जो है एकम्प्लिश करने के लिए। अब आगे बढ़ते हुए यूज ऑफ सैटेलाइट इमेजरी हम कह रहे हैं, जहां पर इसरो कोलैबोरेट कर रहा है। सर्वे ऑफ इंडिया के जो मैप्स है, फिजिकल मैप्स हो गए या फिर ऑनलाइन मैप्स हैं, उनके कंप्यूटराइज्ड मैप्स हैं, इनके साथ कोलैबोरेट करके जो इमेजरी है, सैटेलाइट इमेजरी बनाया जा रहा है, उसको किया जा रहा है। क्योंकि अगर हम देखें तो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स थोड़े से अलग होते हैं और सैटेलाइट के इमेजेस जो ऑन द ग्राउंड बनते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं। इन दोनों के बीच में कोलैबोरेशन की जरूरत है, तो वो किया जा रहा है इसरो के द्वारा। और इस तरीके से जो है अलग अलग लेयर्स बनेंगे इन इंफॉर्मेशन का। जैसे कि एक बार एक एयरपोर्ट पर लेट से काम किया गया है, बेसिक एयरपोर्ट बन गया, ठीक है, वो एयरपोर्ट अभी के लिए इंटरनेशनल फ्लाइट्स को होस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, और आगे जाकर लेट से इस साल 2022 में हमने ऐसा एक एयरपोर्ट, नया एयरपोर्ट बनाया, उसकी इंफॉर्मेशन हमने जो है डाल दी है उस हमारे मेघराज पर। अब इसमें इंटरनेशनल अगर फ्लाइट्स होस्ट करना है तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इंटरनेशनल अगर फ्लाइट्स आने हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है। इंटरनेशनल जो टूरिस्ट हैं, अगर उन्हें होस्ट करना है तो अलग अलग तरीके के फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करने होंगे। अब उन फैसिलिटीज को वहां पर प्रोवाइड करते हुए उसको अगर हम बिल्ड करेंगे, फिर से स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा कि ये फैसिलिटी कहाँ पे लोकेट करना है, ये कहाँ पे लोकेट करना है। और इससे होगा ये कि 2022 में तो एक लेयर बना और इसके बाद 2024 में लेट से एक और लेयर बनेगा। ये एक तरीके का हम कह सकते हैं कि ये एक एग्जाम्पल है। इसी तरह से हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि एक मिनिस्ट्री जो है सारा लेट से एविएशन मिनिस्ट्री जो है सारा इंफ्रास्ट्रक्चर देख रही है। अब जल शक्ति मिनिस्ट्री वहां पर जो वाटर सप्लाई वगैरह है वो देख रही है। तो इन दोनों को भी एक साथ जो है सैटेलाइट इमेजरी इसकी निकालनी जो है करनी पड़ती है, और उन लेयर्स को एक साथ उस जगह पर जो है मैप करना होता है। तो ऐसे GIS लेयर्स जो है अलग अलग तरीके से, अलग अलग हम जो है एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, वो बनाए जाएंगे और इन लेयर्स को इंटीग्रेट किया जाएगा। ये काम किया जाएगा लॉजिस्टिक्स डिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वो असिस्ट कर रहा है बिजाग एन को इस चीज में। ठीक है, तो इस तरीके से स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है, बेसिक इमेजरी, मैपिंग, जियो टैगिंग ऑफ दीज इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटीग्रेशन जो GIS लेयर्स का है उसके लिए। तो ऐसे हमने बता दिया। आगे बढ़ते हुए अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है और 400 वर्ड्स में आंसर करना है इसे। ये टॉपिक है इंपॉर्टेंट मिशंस एंड प्रोग्राम्स, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड इसरो, यूनिट 2 सब यूनिट 1 का। यहाँ पर हमने कहा ये क्वेश्चन आया था कि 2020 के HPS GS3 पेपर में, जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी इज अ पावरफुल टूल फॉर नेचुरल रिसोर्स मैपिंग एंड मैनेजमेंट
एलैबोरेट इन द लाइट ऑफ रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन स्पेस प्रोग्राम। ठीक है, तो ये चीज कही गई है। यहाँ इसे कैसे आंसर करेंगे, तो अगर हम क्वेश्चन को देखें, जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी, इसको हमें समझाना होगा। इट इज अ पावरफुल टूल, ये जो है पावरफुल टूल है किसमें, नेचुरल रिसोर्स मैपिंग में एंड मैनेजमेंट में। ठीक है, इलेबरेट इन द लाइट ऑफ रीसेंट डेवलपमेंट्स, तो पहला पार्ट क्या हो जाता है, जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी के बारे में लिखना। ये किस तरीके से हेल्प कर रहा है नेचुरल रिसोर्स मैपिंग में, और रिसेंट डेवलपमेंट्स हम क्या बता रहे हैं इसमें, वो हमारा तीसरा पार्ट बन जाता है। ठीक है, तो रिसेंट डेवलपमेंट्स आप इस क्वेश्चन के आंसर में ऐड करते जाइएगा। जैसे जैसे हम क्वेश्चन के पार्ट्स, आंसर के पार्ट्स देखेंगे, मैं आपको एग्जांपल्स बताते जाऊंगा। यहाँ पर हमने ये दो पार्ट्स को अच्छे से एड्रेस किया है और रिसेंट डेवलपमेंट्स हमें जो है ऐड करने हैं। सबसे पहले जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी की हम बात करेंगे। इट यूजेस साइंस ऑफ जियोग्राफी, यानी कि अलग अलग लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ये बताता है, और इसके थ्रू लोकेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन बताई जाती है जगह की, और ये इसमें यूज किया जाता है डेटा ऑन इनसाइट्स एंड पैटर्न्स दैट हेल्प पीपल टू मेक बेटर डिसीजंस। और ये डिसीजंस किससे रिलेटेड है, अर्बन प्लानिंग हो गया, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। तो मैप्स तो है, उन मैप्स के बेसिस पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी का है। जैसे कि क्रॉप रिलेटेड अगर मैप है, तो वहां पर क्रॉप रिलेटेड सैटेलाइट इमेजरी के थ्रू इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है कि इस एरिया में क्रॉप सही से नहीं उग रहे हैं, इस एरिया में सही से उग रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज प्रोवाइड की जाती है। तो सॉइल रिलेटेड डिसीजन लिया जाएगा कि सॉइल की दिक्कत है या फिर पानी की दिक्कत है, क्या दिक्कत है, वो देखा जाएगा कि एक एरिया में क्रॉप्स अच्छे से क्यों नहीं उग रहे। तो ये इन्फॉर्मेशन जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी के थ्रू प्रोवाइड की जाती है, जहां पर ज्योग्राफी एंड इन पैटर्न्स के थ्रू डिसीजन सही से लेने की कोशिश की जाती है। ठीक है, अब इसके हम आगे जो है जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी तो हमने बता दिया। अब नेचुरल रिसोर्सेस की मैपिंग एंड मैनेजमेंट कैसे होती है, और नेचुरल रिसोर्सेस की अगर हम बात करें तो क्या क्या है वो, फॉरेस्ट मैनेजमेंट हो गया। फॉरेस्ट मैनेजमेंट में जीआईएस डेटा हो गया, और अलग अलग स्पीशीज से रिलेटेड और अलग अलग एरियाज में कितना फॉरेस्ट है और किस तरीके का है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। ये चीज हमने स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट में भी देखे होंगे, उसको आप यहाँ पर कोट कर सकते हो। वाटरशेड मैनेजमेंट हो गया, जहाँ पर ये जो है डिमिनिश हो रहा है अलग अलग रीजन्स में, वाटर अलग अलग एरियाज में किस तरीके का है वो पता चलता है। भुवन पोर्टल के बारे में आप लिख सकते हो, और इवन WRIS जो हमारा है उस पर भी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है, जो रिवर बेसिन्स है उससे रिलेटेड, और वाटरशेड जो है इंडिया में उससे रिलेटेड, तो वो एग्जांपल्स आप दे सकते हो। और इस तरीके से वाटरशेड मैनेजमेंट में हम कह सकते हैं कि जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी का यूसेज होता है, जहां पर मैपिंग के थ्रू बेसिन का किस तरीके से अलग अलग सीजन्स में पानी वहां पर अवेलेबल है, और क्या फ्लो है, फ्लो का स्पीड, और ये सारी चीजें जो है पता लगाई जा सकती हैं। राइट, तो ये है। इसके साथ कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन, जहां पर हमें ये पता है कि डेजर्टिफिकेशन और लैंड जो है वो उसकी क्वालिटी खराब हो रही है दिन पर दिन बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। एक एग्जांपल हो गया फर्टिलाइजर्स जो है बहुत ज्यादा हम यूज कर रहे हैं, ये हो सकता है। इसके साथ में अलग अलग रीजन इसके हो सकते हैं, तो उसके वजह से डेजर्टिफिकेशन और लैंड डिग्रेडेशन जो हो रहा है, लैंड जो खराब हो रहा है, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। तो वो इन्फॉर्मेशन भी जीआईएस मैपिंग के थ्रू मिलती है। तो सैटेलाइट इमेजरी के थ्रू आप बता सकते हो कि कौन से रीजन में लैंड पर आपको ट्रीज दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, लैंड का सॉइल किस तरीके से वहां पर है, ये सब बताया जा सकता है। और इसी से रिलेटेड डेजर्टिफिकेशन एटलस जो है इसरो के द्वारा रिसेंटली प्रिपेयर किया गया था, वो आप यहाँ पर कोट कर सकते हो। बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट, जहां पर अलग अलग एरियाज में बायोडाइवर्सिटी किस तरीके से है वो बताया जा सकता है। फॉर एग्जांपल इसरो ने जो हमारे ओशन और कोस्टल एरियाज हैं वहां पर फाइटोप्लैंक्टन किस तरीके से अवेलेबल हैं, वहाँ के जो फाइटोप्लैंक्टन बहुत ही छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और ये ऑर्गेनिजम्स पूरे के पूरे मराइन और एक्वाटिक इकोसिस्टम को मेंटेन करते हैं। तो फाइटोप्लैंक्टन में होता है कि उनमें होता है क्लोरोफिल, और वो अपना खुद का फूड जो है जनरेट करते हैं। इस क्लोरोफिल की मात्रा, इस कंटेंट के बेसिस पर इसरो सैटेलाइट इमेजरी करके इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है और अवेलेबिलिटी है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जो कि हमें हेल्प करता है बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट में। तो ये एग्जांपल आप दे सकते हो।
इसके साथ में सोलर एंड विंड एनर्जी मैनेजमेंट, जहां पर अलग अलग रीजन्स में विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी किस तरीके से अवेलेबल है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है। और ये चीज आप हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का वेबसाइट है वहां पर आप देख सकते हो। विंड एनर्जी पोटेंशियल और सोलर एनर्जी पोटेंशियल की मैपिंग वहां पर अवेलेबल है, तो वो एग्जांपल आप दे सकते हो। और ये चीज हमें हेल्प कर रही है हमारे एनडीसी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के तरफ हमारे प्रोमिसेस है कि हम ये चीज करेंगे, उन्हें हम एनडीसी कहते हैं, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन, उनको फुलफिल करने में और एचडीजी गोल्स को नेशनल लेवल पर अचीव करने में हेल्प कर रहा है, राइट। तो इस तरीके से जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी इट इज गोइंग टू बी अ पावरफुल टूल फॉर नेचुरल रिसोर्स मैपिंग एंड मैनेजमेंट, ये हम कह सकते हैं, राइट। तो ऐसा आप आंसर कर सकते थे इसको। इसके साथ में लेट मी रिमाइंड यू गाइस, ये 3 हमारे क्वेश्चंस थे जिनका आंसर हमने देखा। और आपका एग्जाम के प्रिपरेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आप मॉक टेस्ट दो। उसमें आपकी हेल्प करने के लिए हम लेकर आ गए हैं प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, जहां पर आपको कंप्लीट प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, करंट अफेयर मैगजीन, हिमाचल जीके का मॉड्यूल और लाइव रिविजन सेशंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं सिर्फ 800 रुपीज में। इसके साथ अगर आपको लगता है कि आपको बेसिक से प्रिपरेशन करनी है और अभी राइट टाइम है, अगर आपको अपने बेसिक्स और अच्छे से बिल्ड करने हैं, थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा पर लग रहा है कि थोड़ी चीजें बाकी हैं, उससे रिलेटेड मुझे मटेरियल नहीं मिल रहा है, तो आप हमारे पावर पैक कोर्स का यूज कर सकते हो। कंप्लीट जीएस मॉड्यूल, यहाँ प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज हो गया, सीसैट का मॉड्यूल, हिमाचल जीके और कंप्लीट करंट अफेयर्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं, वो 2400 रुपीज। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में आप अपना जो है फीडबैक जरूर दीजिएगा इस सेशन से रिलेटेड कि क्या हमें कोई इंप्रूवमेंट करनी है, आंसर्स किस तरीके से आप लिख रहे हो, क्या आपको चीजें समझ में आ रही हैं। ऑल द बेस्ट जो दोस्तों, जय हिंद।